दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एवरीथिंग डिस्कवर चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई नई जानकारी के वीडियोस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, दोस्तों आप देख रहे हैं एवरीथिंग डिस्कवर। मैं हूं आपका दोस्त पृथ्वीराज गौड़। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्या परिषद। दोस्तों कॉलेज के चुनाव में एबीवीपी का एक मुख्य रोल होता है और देश में भी कई रूप से इनकी भागीदारी होती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एबीवीपी के इतिहास के बारे में, एबीवीपी शुरुआत कैसे हुई और आरएसएस और बीजेपी का इसमें कितना रोल है, और एबीवीपी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीति में छात्र राजनीति का अलग ही महत्व है। यही वजह है कि लगभग हर राष्ट्रीय पार्टी का एक छात्र संगठन भी है, जो न सिर्फ उन पार्टियों को बल्कि देश को भी भविष्य का नेता सौंपता है। अमूमन जहां छात्र राजनीति से जुड़े संगठनों की शुरुआत छात्रों से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक विचारों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए होती है, किंतु एबीवीपी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसकी स्थापना का मकसद अन्य छात्र संगठनों से बिल्कुल अलग था। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि आरएसएस पर प्रतिबंध की वजह से एबीवीपी बना था। चलो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध की वजह से बना या कोई अन्य वजह थी। द कारवां मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश भर में आरएसएस पर प्रतिबंध लगने के कारण इससे जुड़े कुछ लोगों का मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और इससे जुड़े लोगों को मिलने के लिए अब कुछ इंतजामात की जरूरत पड़ी ताकि ये अपने संगठन के काम को निरंतर रख सके। इन इंतजामातों ने शक्ल ली अखिल भारतीय परिषद के रूप में, जिसके नाम के तहत संघ के लोग एकत्रित होते और आगे की नीति बनाते। हालांकि एबीवीपी का एक संगठन के तौर पर पंजीकरण आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद करवाया गया था। दिलचस्प बात तो यह थी कि स्थापना के समय इसका उद्देश्य छात्र राजनीति नहीं बल्कि आरएसएस के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। बाद में 1949 के आसपास जब आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हट गया तो अचानक एबीवीपी की हैसियत उतनी नहीं रही। कुछ समय के लिए इसे साइडलाइन कर दिया गया, किंतु 1950 के दशक में संघ के नेताओं ने यह फैसला लिया कि वो एक सालाना कन्वेंशन के जरिए एबीवीपी को संगठन के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। इस काम को अंजाम देने में संघ कार्यकर्ता यशवंत राव केलकर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एबीवीपी मुंबई यूनिट का गठन किया। इसके बाद एबीवीपी को फैलाने का काम शुरू किया गया। इसकी कई इकाइयां देश के कई राज्यों में खोली गई, जिसमें सबसे अहम थी बिहार और महाराष्ट्र की शाखा। दत्ताजी दिदोलकर, मोरोपंत पिंगले जैसे संघ प्रचारकों ने एबीवीपी के प्रसार में केलकर का साथ दिया। यह संघ प्रचारकों की लगन का ही नतीजा है कि आज देश भर में 30 लाख से ज्यादा युवा एबीवीपी से जुड़े हैं। आपातकाल ने बढ़ाई लोकप्रियता। लगातार 25 वर्षों तक देश की सत्ता पर काबिज रह चुकी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 1975 आते आते देश के लोगों में रोष की भावना बढ़ने लगी थी। कांग्रेस के खिलाफ बढ़ रही निराशा ने एबीवीपी जैसे कई संगठनों को मौका दिया कि वो लोगों में जुड़े और अपनी पहचान बनाए। रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी के अनुसार जेपी आंदोलन और आपातकाल कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे बनकर उभरे जिन्होंने एबीवीपी को दिशा दी। उस मौके का उन्होंने खूब फायदा भी उठाया। भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था से जूझ रहे राज्य गुजरात और बिहार इसका केंद्र बने। सही मायने में वहीं से एबीवीपी ने एक बड़े राजनीतिक मोर्चे की शुरुआत की। 1973 और 74 में एक तरफ जहां कश्मीर और नागालैंड में हालात सुधर रहे थे, वहीं गुजरात में भ्रष्टाचार के चलते नए हालात पैदा हो रहे थे। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री चिमान भाई पटेल के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, यहाँ तक कि उसकी भ्रष्ट छवि के चलते उनकी खूब खिंचाई हो रही थी। नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत। इसी क्रम में जनवरी को चिमान भाई पटेल के खिलाफ गुजरात के विद्यार्थियों ने नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत की। इसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी अहम भूमिका निभाई। आगे आंदोलन ने आक्रामक रूप लिया तो केंद्र में बैठे इंदिरा सरकार को गुजरात में राष्ट्रपति शासन तक लागू करना पड़ा। गुजरात में सफलता मिलने के बाद बिहार में भी उसे दोहराने का प्रयास किया गया। नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार में विद्यार्थियों और कुछ वाम संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खाली कम्युनिस्टों पर सरकार से लड़ने की जिम्मेदारी न सौंपते हुए एबीवीपी जैसे संगठनों ने मौके का भरपूर उपयोग करते हुए खुद को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। बिहार छात्र छात्राओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था उसका सीधा असर उनकी कैंपस लाइफ पर पड़ रहा था। 1977 से 1982 के बीच बढ़ाकर 18 मार्च 1974 को बिहार की अलग अलग जगहों पर आंदोलन उग्र हो गया। इसमें 3 लोगों की जान चली गई, तो आंदोलन को दिशा देने वाले नेता की जरूरत महसूस की गई। इसको पूरा करने के लिए जयप्रकाश नारायण को बनाया गया, जो कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभा चुके थे। द कारवां मैगजीन से हुई बातचीत में संघ प्रचारक गोविंदाचार्य से ये दावा करते हैं कि एबीवीपी के बड़े छात्र नेता राम बहादुर राय ने जेपी को छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। साथ ही वह उन्हें मनाने में कामयाब भी रहे थे। इस कड़ी में संघ प्रचारक राजकुमार भाटिया की माने तो उस समय राम बहादुर राय एबीवीपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे और गोविंदाचार्य के पास संघ की पटना डिवीजन की बागडोर थी। आंदोलन के वक्त पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति का एक अहम केंद्र था। इस जगह से कई छात्र नेता राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे थे, जिनमें राजद के लालू यादव,
भाजपा के सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद शामिल मुख्य नाम रहे थे। आपातकाल के समय एबीवीपी को काफी फायदा हुआ। 1977 से 1982 के बीच एबीवीपी की सदस्यता 1,70,000 से बढ़कर 2,50,000 तक पहुंच गई थी। उग्र होने के लगते रहे इल्जाम। एबीवीपी के सामने कई ऐसे मौके आए जब उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। उन पर सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने का आरोप तक लगा। कहा गया कि छात्र राजनीति विद्यार्थियों को मौका देती कि वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बहस करें, उस पर विचार करें। लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें एबीवीपी ने इस तरह के रिवाज से हटकर तोड़-फोड़ मचाते हुए और हिंसक रूप में अपने विचार थोपने की कोशिश की। किसी फिल्म की स्क्रीनिंग से लेकर किसी सेमिनार को होने से रोकने तक कई ऐसे विवाद रहे, जिसके चलते एबीवीपी को छात्र संगठन के रूप में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। कहते हैं कि अति राष्ट्रवाद की भावना ही तो सबसे बड़ा पैंतरा है जो युवाओं को एबीवीपी की ओर आकर्षित करता रहा। हालांकि एबीवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक यह संगठन देश में राष्ट्रवादी विचारों को संरक्षित कर रहा है। चुनौतियों की डगर पर छात्र राजनीति। भारतीय कुल जनसंख्या के 50% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। 65% लोग की आयु 35 वर्ष से भी कम है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में युवा कितना अहम किरदार निभा रहे हैं। इन युवा मतदाताओं की भूमिका में जो एक अहम कड़ी है वो है छात्र राजनीति। हालांकि इतनी युवा जनसंख्या होने के बावजूद बहुत कम युवा ही राजनीति में जुड़ पाते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या की हालात उसी तरह खराब है जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में। ईपीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू जो महिलाओं के लिए समान अवसर और समानता के लिए नामी शैक्षणिक संस्थान माना जाता है, वहां 50% महिलाएं छात्र राजनीति में बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, जबकि केवल 5.6% महिलाएं ही पूरी तरह छात्र राजनीति में सक्रिय है। कई बार छात्र संगठन अपनी मुख्य पार्टी के दबाव में अगर अपने कर्तव्यों और देश भर में छात्र और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, जिससे छात्र राजनीति पर सवाल उठते हैं और उससे आने वाले समय की राष्ट्रीय राजनीति को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं इस वीडियो में कोई कमी है या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, देखते रहिए एवरीथिंग डिस्कवर।